कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शायद सब ड्यूटी में होंगे इसीलिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट कैलकुलेशन बेस्ड है। फिर भी अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ड्राफ्ट सिस्टम, पॉल्यूशन सिस्टम, ठीक है, और चिमनी के हाइट कैलकुलेशन के ऊपर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रहेगा डस्ट कलेक्शन के ऊपर। डस्ट कलेक्शन मतलब कि जो पॉल्यूशन बेस्ड है, डस्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसके डस्ट लोड को निकाला जाता है, तो आज हम लोग उसके बारे से सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा डस्ट कलेक्शन। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक तो हमारा ड्राफ्ट सिस्टम रहेगा, दूसरा चिमनी हाइट कैलकुलेशन वगैरह, वेलोसिटी वगैरह, तीसरा आता है हमारा इमिशन वाला। तो इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें हैं जो कि आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आने वाले कैलकुलेशन में आप इसका उपयोग कर पाओगे। जैसे हमारे पास हाइट को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं लिखा हूं। अभी जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे आप लोग को बताते जाऊंगा। तो इसके दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला। फर्स्ट आता है हमारा चिमनी, या उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक बोला जाता है। चिमनी या स्टैक का हाइट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो जनरली हमारे पास तीन प्रकार से अवेलेबल होते हैं। एक तो हमारा SPM के साथ, दूसरा आता है हमारा SO2 इमिशन के साथ। तो SPM में हमारा क्या रहेगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, कितना वहां से जा रहा है। दूसरा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फर ऑक्साइड जो हमारा वहां से इमिशन होगा उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला हमारा आज का टारगेट क्या है, चिमनी हाइट कैलकुलेशन। तो चिमनी हाइट कैलकुलेशन में हमारे पास फर्स्ट देखते हैं क्या है, चिमनी हाइट फॉर SPM। SPM मतलब होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। इसके द्वारा यदि हम लोग चिमनी की हाइट कैलकुलेशन करें तो H फॉर हाइट हो जाएगा इक्वल्स टू 7.4 इंटू क्यू इंटू 0.27 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा चिमनी का हाइट निकल जाएगा। क्यू क्या है हमारे पास, फ्लो रेट ऑफ SPM इन kg पर आवर। मान के चलते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर केवल 10 SPM है, 10 kg पर आवर हमारे पास क्या है, SPM है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको पुट करके आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे H चिमनी का हाइट निकालने के लिए क्या है, तो 7.4 इंटू क्यू के बराबर क्या दे दिया है, 10 दे दिया है, इंटू हमारे पास क्या दिया है 0.27। यहां से जो H का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ चिमनी हो जाएगा। तो चलो इसको निकाल के देख लो, यहां से तुरंत तुरंत पता चल जाएगा। 7.4 इंटू 10 इंटू 0.27 इक्वल्स टू आता है 19.8। 19.98 आपका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा चिमनी का। क्लियर है, ये हमारा किस में रहेगा, तो मीटर में रहता है। क्लियर। दूसरा चिमनी हाइट हम लोग किसके थ्रू, SO2 इमिशन रेट के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। अब SO2 इमिशन जो हो रहा है चिमनी के थ्रू, जैसे CO2 होता है वैसे ही SO2 होता है। तो SO2 अगर इमिशन है तो उसको निकालने के लिए क्या दिया है फॉर्मूला, तो सबसे पहले देख लेते हैं। चिमनी हाइट एक H इक्वल्स टू 14 Q इंटू 0.3 होता है इसका, 14 इंटू 0.3। तो यहां भी अगर हम लोग 10 लेके रखें, अगर SO2 इमिशन रेट को हम लोग 10 समझें तो इसके द्वारा हम लोग चिमनी की हाइट कितना निकाल सकते हैं, तो चिमनी का हाइट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 14 इंटू 10 इंटू 0.3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो 14 इंटू 10 इंटू 0.3, ये आ जाएगा हमारा 42 मीटर चिमनी का हाइट हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सीधा सीधा। ठीक है, यहां तक का
ये तो थे हम लोग का SO2 अगर इमिशन हो रहा है, कितना इमिशन हो रहा है, तो हमें चिमनी की हाइट कितना रखना है। दूसरा है हमारे पास में SPM अगर पता है, चिमनी का हाइट आप आसानी से निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे आपका चिमनी का जो हाइट है ज्यादातर 210 मेगावाट से 500 मेगावाट तक जो है कितना रखा जाता है, 220 मीटर का हाइट रखा जाता है। चिमनी का हाइट कितना रहेगा, 210 मेगावाट से 500 मेगावाट तक के प्लांट में 220 मीटर का हाइट रखा जाता है चिमनी का हाइट। ये एग्जैक्ट है, ठीक है। वैसे ही 500 मीटर से ज्यादा वाले कैपेसिटी, 500 मेगावाट से ज्यादा कैपेसिटी वाले पावर प्लांट का जो चिमनी का हाइट होता है वो रहता है 275 मीटर। और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हर बार मेन एग्जाम में पूछा जाता है। यहां तक कि बॉयलर इंस्पेक्टर के एग्जाम भी आप खोल करके देख लो, यहां भी क्वेश्चंस को पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। अब जो 210 मेगावाट से कम के लिए है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है। ये तो फिक्स हो गया, 210 से 500 के लिए 220 मीटर, एबो 500 के लिए हमारे पास 275 मीटर होगा, ठीक है। और छोटे हैं तो उसको हम लोग को कैलकुलेट करके निकाल देना। चलिए दूसरा देखते हैं, रिलेशन बिटवीन फर्नेस ड्राफ्ट एंड चिमनी। फर्नेस ड्राफ्ट और चिमनी के कैलकुलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, चिमनी के हाइट को कैलकुलेट किया जा सकता है। फर्नेस ड्राफ्ट और चिमनी, इन दोनों का जो रिलेशन है वो कैसे क्रिएट होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहां पर दिया गया है एज क्या है हमारा, एज क्या है, तो फर्नेस का ड्राफ्ट है, एज फर्नेस ड्राफ्ट। उसके बाद है 353 इंटू कैपिटल एच ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय टी ए माइनस ब्रैकेट में W माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसको अगर मैं सिंपली तरीके से लिखूं तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, 353 इंटू एच, ठीक है। उसके बाद क्या दिए हैं, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या दिया है, 1 डिवाइडेड बाई टी ए, फिर माइनस W माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या दिया है, W T दिया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पर टी ए क्या है, तो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, यहां पे दे दिया है वेयर H इक्वल्स टू क्या है, फर्नेस ड्राफ्ट इन mm वाटर, ठीक है। जो फर्नेस का ड्राफ्ट होता है ना, -5 -6 mmWC जो बोलते हैं, वही होता है mmWC। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा। कैपिटल एच क्या है, हमारा चिमनी का हाइट है। अगर चिमनी का हाइट हमको पता है तो डायरेक्ट हम फर्नेस का ड्राफ्ट निकाल सकते हैं, अगर फर्नेस का ड्राफ्ट पता है तो हम लोग चिमनी का हाइट कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड इन केजी फॉर बर्निंग ऑफ 1 kg फुल। डब्ल्यू क्या है हमारा, एयर रिक्वायरमेंट, 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए आप कितना केजी एयर की सप्लाई कर रहे हो। अब ये एयर की सप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, अपने हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, लिक्विड के लिए अलग रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि सॉलिड फ्यूल के लिए अलग कैलकुलेट होता है, लिक्विड फ्यूल के लिए अलग कैलकुलेट होता है ना, गैसियस फ्यूल के लिए अलग होता है। तो ये तीनों कंडीशंस आपके अलग अलग। अगर कोल जला रहे हैं तो कोल में हम लोग एक्सेस एयर देते हैं, अब उसमें कार्बन के परसेंट के अनुसार, हाइड्रोजन परसेंट के अनुसार हमारा एयर का फ्लो चेंज होता है। तो डिपेंड करेगा अब उसके प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और क्या अल्टीमेट एनालिसिस जब करेंगे, और साथ ही साथ में स्टैचोमेट्रिक एयर कैलकुलेट करेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि पर केजी फ्यूल में कितना एयर हमको देने की आवश्यकता होगी। तो अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो तो उसको जाकर भी आप देख लेना, स्टैचोमेट्रिक एयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कार्बन को कैसे हम लोग जलाने के लिए कितना एयर की आवश्यकता है, बाय वॉल्यूम बाय वेट क्या होता है, वो सभी चीजें हमने बता दी है। नेक्स्ट आता है हमारा टी, कैपिटल टी हमारा क्या है, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू होता है एवरेज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस पासिंग थ्रू द चिमनी इन डिग्री केल्विन। चिमनी के थ्रू जितने गैस का टेम्परेचर है, मान के चलते हैं कि 120 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको उसको ले लेना है, ठीक है, आउटलेट टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है टी ए क्या है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एयर आउटसाइड द चिमनी इन डिग्री। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है एटमॉस्फेयर का,
और यहाँ से निकलने वाले गैस का टेम्परेचर क्या है, इन दोनों का रेशियो रहेगा। नोट द ड्राफ्ट अवेलेबल बाय द एबो फॉर्मूला इज नोन एज थ्योरेटिकल और स्टैटिक ड्राफ्ट। स्टैटिक ड्राफ्ट हम लोग किसको बोलते हैं या थ्योरेटिकल ड्राफ्ट हम किसको बोलते हैं? तो स्टैटिक ड्राफ्ट भी इसी को ही बोला जाएगा और ड्राफ्ट भी बोला जाता है। तो स्टैटिक ड्राफ्ट जो हमको मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा जब हम लोग चिमनी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये जो है क्या कहलाता है हमारा स्टैटिक ड्राफ्ट, या फिर हम लोग को क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल एयर, है ना, थ्योरेटिकल ड्राफ्ट के लिए नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहां तक? फिर क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। ये सिंपल सा लॉजिक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, सीधा सीधा आप इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब चालू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन। इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अभी तो मैं बताया सिर्फ चिमनी के हाइट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो बहुत इजी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला मैं बता रहा हूँ इमिशन से स्टार्ट करूंगा। इमिशंस का पहला क्वेश्चन, तो ये टॉपिक हमारा इमिशन से रिलेटेड है। इमिशंस का मतलब क्या होता है कि जितने भी पावर प्लांट से निकलने वाली डस्ट है, अब डस्ट चाहे वो एलडीओ जलाओ, चाहे गैस जलाओ, चाहे सॉलिड फ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल हो या गैसियस फ्यूल हो, कुछ ना कुछ डस्ट हमारे सिस्टम से क्या होते हैं, बाहर निकलता है या पावर प्लांट से बाहर निकलता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है, इंसानों के लिए हानिकारक है, जानवरों के लिए हानिकारक है, मतलब कि पॉल्यूशन के अंतर्गत आ रहा है, मतलब कि हर एक चीज के लिए वो क्या है, हानिकारक है, हजार्डस है। अब इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? तो कंट्रोल करने के तरीके भी बहुत सारे अप्लाई किए जा रहे हैं। अभी नया जीडीबी एफजीडी भी सिस्टम लगाया जा रहा है। ठीक है, डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्निक आ रहे हैं नए नए प्लांट में, अभी सबको एस्टेब्लिश करने के लिए बोल दिया गया है। तो ये सभी चीजें क्या है, आपके पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं तो ये कितना कैपेसिटी का होना चाहिए, कितना ये डस्ट को कंट्रोल करेगा, इन सभी को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज मैं उसी को ही सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे मैं समझाते चलूंगा। क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एन एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टडी the inlet gas stream to a bag filter was 154 cubic meter per hour. The outlet stream from the bag filter was a little bit higher at 164 meter cube per hour. Dust load at the inlet was 7 gram per cubic meter and at the outlet 0.2 gram per cubic meter. How much dust in kg per hour was collected in the bag filter? अब बैक फिल्टर की बात आ रही है तो ज्यादातर हम लोग देखना ईएसपी में भी बैक फिल्टर आजकल लगा रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो डस्ट कलेक्शन सिस्टम होता है जिसको सैलो बोलते हैं, सैलो पे जो एयर हैंडलिंग सिस्टम से कन्वेइंग करके जो डस्ट वहां पर जाता है, तो वहां पर क्या दिया जाता है, एयर बैक फिल्टर देते हैं। चिमनी से निकलने वाले धुआं पर भी हम लोग क्या बैक फिल्टर लगाते हैं, ताकि वहां से निकलने वाले डस्ट को हम लोग कंट्रोल कर सके। तो ये जो बैक फिल्टर है इसका काम क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा पता भी रहे, है ना, क्या चीजें हैं। बैक फिल्टर में देखो ऐसे करके जो फिल्टर हैं ये लगे रहेंगे। ये फिल्टर जो हैं क्या होगा, इनलेट, यहां से अगर इनलेट होगा गैस ऊपर से जाएगा, ऊपर के बाद में फिर से ये नीचे आएगा कंपार्टमेंट, फिर से ऊपर जाके यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये बैक फिल्टर करता क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कण वाले डस्ट पार्टिकल्स को अपनी ओर स्टोर कर लेता है और फ्रेश एयर को वहां से पास होने देता है, जिससे डस्ट पार्टिकल्स बाहर चिमनी के थ्रू नहीं निकलते। क्लियर है? तो इस बैक फिल्टर का काम क्या होता है, अ बैक फिल्टर इज ए फिल्ट्रेशन टाइप ऑफ डस्ट कलेक्शन दैट mainly collect dust from the exhaust gases from industrial process by selecting suitable filter या filter bag. It is applicable to various exhaust gases with the wide range of temperature and compositions.
वही बहुत सारे रेंज में पाए जाते हैं ना। अलग अलग टेम्परेचर पे वर्क करने के लिए अलग अलग बैक फिल्टर लगाए जाते हैं। आईडी फैन से बाहर निकल रहे हैं तो वहां पर चिमनी के पास लगा देते हैं। एफडी फैन से जब हम लोग एयर को अंदर भेजते हैं तो वहां पे हम लोग बैक फिल्टर लगा देते हैं ताकि हम लोग को डस्ट फ्री भी मिले एयर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मतलब मेनली इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डस्ट फिल्टर का उपयोग करते हैं ताकि ये ज्यादा एटमॉस्फेयर में ना फैले। क्लियर है। अब ये कितना डस्ट को कलेक्ट करेगा पर आवर, कितना डस्ट कलेक्ट करेगा कि इसका जो इनलेट एयर है, इनलेट एयर गया जो कि फ्लू गैस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लू गैस। फ्लू गैस है, ये इनलेट है, तो इनलेट का कितना दिया हुआ है, इनलेट का दिया हुआ है 1.5 लाख, ढाई दहाई सैकड़ा हजार, 1.5 लाख क्यूबिक मीटर पर आवर क्या हो रहा है, ये इंसर्ट कर रहा है, यहां से अंदर जा रहा है। अब इसकी जो डस्ट लोड है, वो डस्ट लोड हमारे पास कितना है, इनटू अगर कर देंगे तो डस्ट लोड इसके साथ में कैलकुलेट हो जाएगा, 7 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है। मतलब 1 क्यूबिक मीटर में हमारे पास 7 ग्राम डस्ट है, तो 1.5 लाख क्यूबिक मीटर में हमारे पास कितना होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा दूसरा आता है आउटलेट। आउटलेट गैस जब यहां से निकलेगा तो आउटलेट गैस का जो टोटल हमारा स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम हमारे पास कितना दिए है, तो 160000, ये है हमारा क्यूबिक मीटर पर आवर। मींस 1,60,000 क्यूबिक मीटर पर आवर का वहां से क्या हो रहा है, आउटलेट हो रहा है, स्ट्रीम या फ्लू गैस आउटलेट बाहर जा रहा है। अब ये 1,60,000 है, तो 1,60,000 इंटू इसके डस्ट लोड की कैपेसिटी कितनी दी है, तो 0.2 क्या है इसमें, ग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब देखो 0.2 आ गया आउटलेट में, मतलब ये पूरी तरीके से 7 ग्राम था उसको 0.2 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। मतलब बैक फिल्टर का यहां पर जो इफिशियंसी है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या, डस्ट कलेक्शन इन बैक फिल्टर बिन, इनलेट गैस स्ट्रीम डस्ट माइनस आउटलेट गैस स्ट्रीम डस्ट। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख दिया हूं क्वेश्चंस को, इनलेट गैस स्ट्रीम डस्ट माइनस आउटलेट गैस स्ट्रीम डस्ट होता है, स्ट्रीम डस्ट। तो इनलेट में हमारे पास कितना है, तो जैसे कि मैंने बताया कि 1,50,000 हमारे पास क्या है, इनलेट है, इनटू हमारे पास कितना ग्राम है, 7 ग्राम डस्ट आ रहा है इसके साथ, माइनस आउटलेट में हमारे पास कितना है, तो 1,60,000 है, इनटू आउटलेट का डस्ट लोड कितना है, तो 0.2 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है। इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। ये आ रहा है 1,05,0,0,0 माइनस इसका कितना आएगा 16,0.2, 11 हमारे पास में 32,000। ठीक है, अब इनलेट गैस स्ट्रीम 10,50,000, आउटलेट गैस स्ट्रीम में हमारे पास कितना आ गया है, तो 32,000। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 105 1 2 3 4 माइनस 32 1 2 3 4, ये आ रहा है हमारे पास 1018,000। अब इसका यूनिट क्या ले सकते हैं, तो यूनिट के लिए देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जाते हैं यूनिट, क्योंकि हमको लेना पड़ेगा। ये है हमारे पास यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर
पर आवर में है। अब इसका इनटू हुआ है तो ये किस में हमारे पास में, ग्राम क्यूबिक मीटर में। तो क्यूबिक मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ग्राम पर आवर, है ना। तो ग्राम पर आवर है, तो ग्राम पर आवर को हम लोग यहां पर इसको लिख देते हैं ग्राम पर आवर। तो हमारा केजी में कितना आएगा, तो अगर हम लोग को केजी में निकालना है तो 1000 ग्राम बराबर हमारा क्या होता है, ग्राम में अगर 1000 ग्राम है तो ये होता है हमारा 1 केजी। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 1000 से, तो आएगा क्या हमारे पास 1018 केजी पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, डस्ट कलेक्शन। डस्ट कलेक्शन कितना आ गया, 1018 केजी पर आवर, या हम लोग और लिख सकते हैं 1018 टन पर आवर। ठीक है, टन में लेना चाहे तो फिर से 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डस्ट कलेक्शन हो गया। अगर आपको बोल दिया जाए ये तो 1 टन 1018 टन आ रहा है हमारा डस्ट कलेक्शन, ये पर आवर का है, तो पर डे का अगर आपको कभी पूछ दिया जाए तो इनको क्या कर देंगे, हमको 24 कर देंगे, तो ये एक दिन का डस्ट कलेक्शन निकल जाएगा। कितना आएगा, एक दिन का डस्ट कलेक्शन हमारे पास कितना आ गया, 1018 इंटू 24, ये आ रहा है 24.432 टन पर डे। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा डस्ट कलेक्शन। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, इसको देख लेते हैं किस में निकालना था। क्वेश्चन में हमको बोला गया है केजी पर आवर। ठीक है, केजी पर आवर में बोला गया था, तो केजी पर आवर में हमारा कितना आएगा डस्ट कलेक्शन, तो 1018 केजी पर आवर आएगा। अगर टन में बोलता तो 1018 टन आवर आता, और पर डे अगर बोलता तो 24.432 हमारा टन पर डे का डस्ट कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया।